Hello everyone. In this video, we will learn about tuberculosis and the drug used in its treatment and also leprosy. अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ये सब टॉपिक क्यों ले रहा हूँ। तो ट्यूबरकुलोसिस से नाइपर में इस 2025 में 4 क्वेश्चन लगभग आए थे और जीपेट में तो 3 से 4 आए थे और 2024 में मैंने खुद एग्ज़ाम दिया था। तो लेप्रोसी कौन सा डिजीज़ होता है, बैक्टीरिया होता है कि वायरस होता है, कौन सा डिजीज होता है, वो पूछा गया था सिंपल। तो इसीलिए मैं ये क्लास आपका ले रहा हूँ और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हार्डली 20 से 25 मिनट लगते हैं इसको पढ़ने में। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ट्यूबरकुलोसिस, जो ट्यूबरकुलोसिस होता है वो एक कम्युनिकेबल डिजीज़ होता है, मतलब एक आदमी से दूसरे लोग में पहुंचता है, मतलब कम्युनिकेबल है। और पॉजिटिव एजेंट जो होता है इसका होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि एसिड फास्ट बेसिलाई होता है। बेसिलाई का मतलब होता है रॉड शेप्ड बैक्टीरिया को हम लोग बेसिलाई कहते हैं। तो जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है वो रॉड शेप का होता है। इसकी स्टेनिंग जो है जील नाल्सन सिंड्रोम स्टेन से होती है, सॉरी, और एसिड फास्ट स्टेनिंग भी इसे बोलते हैं, जील नाल्सन स्टेन को, इम्पॉर्टेंट है। अब जो टीबी है वो कई टाइप का हो सकता है, लेकिन मेनली जो है वो पल्मोनरी टीबी होता है। पल्मा में होता है लंग, पल्मा जो है लंग से रिलेट करता है, तो लंग के टीबी को हम लोग कहते हैं पल्मोनरी टीबी, बहुत इंपॉर्टेंट होता है और यही मेजर टीबी होता है। और स्केलेटल टीबी है जो कि इंपॉर्टेंट वगैरह नहीं, ये सब जानना आपको। मैं इसमें बस इंपॉर्टेंट पॉइंट ले रहा हूँ जहाँ से क्वेश्चन आते हैं वो, तो ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। ऐसा नहीं पूछा जाता है क्वेश्चन कि कितना, अगर टीबी जो है कफ जो है 1 महीने से ज़्यादा का दिन का हो गया है और चेस्ट पेन उसमें हो रही है और स्पूटम में जो है वो ब्लड आ रहा है, ये इसके सिम्टम्स हैं, तो ये जो है पल्मोनरी टीबी होता है। बस यहाँ से याद कर लीजिएगा, जो ब्लड में जो है स्पूटम आने लगते हैं, इसके सिम्टम्स हैं टीबी के। उसकी जो डायग्नोसिस होती है वो मॉन्टेक्स टेस्ट से होता है एक, और एक पारवेट टेस्ट होता है जो कि इम्पॉर्टेंट नहीं है, अभी तक तो नहीं पूछा गया है। मॉन्टेक्स टेस्ट वेरी इंपॉर्टेंट है। अब इसके जो प्रिवेंशन के लिए वैक्सीन यूज़ करते हैं हम लोग, वो यूज़ करते हैं BCG, बैसिलस कालमेट्टे ग्यूरिन, 0.1 ml इंजेक्ट करते हैं इंट्राडर्मल रूट से। जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होती है उसके अंदर, उस बैक्टीरिया के अंदर माइकोलिक एसिड पाया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। माइकोलिक एसिड से बना होता है उसका सेल वॉल। माइकोलिक एसिड को स्टेबल बना रहा है, क्या बनाता है स्टेबल? वो एरेबिनो पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर जो होती है, एक लेयर होती है एरेबिनो पेप्टाइडोग्लाइकन की, जो कि माइकोलिक एसिड को स्टेबल बनाती है। अब आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें 2 क्लास में होती हैं, फर्स्ट लाइन ड्रग होती है और सेकेंड लाइन ड्रग होती है। फर्स्ट लाइन जो होती हैं वो हाईली इफिकेशियस होती हैं, उनकी टॉक्सिसिटी कम होती है। लेकिन जो सेकेंड लाइन ड्रग होती है उसमें लो इफिकेसी होती है, बहुत ही कम इफिकेसी होती है और हाईली टॉक्सिक भी होते हैं। ये हम लोग तभी यूज़ करते हैं जब जो टीबी है इन ड्रग से ट्रीट नहीं हो पाता है, तब, या तो जो पेशेंट है वो रेजिस्टेंट हो जाता है इन ड्रग से, तो हम लोग इसका यूज़ करते हैं। तो जो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट में होता है HRZES आइसोनियाजाइड, पैराजिनामाइड, जेड पैराजिनामाइड, और स्ट्रेप्टोमाइसिन का जो कोड होता है वो S होता है और इथाम्ब्यूटोल का E होता है और रिफाम्पिसिन का E। अब I जो होता है वो उसको उल्टा करेंगे तो H की तरह दिखता है, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। आइसोनियाजाइड को हम लोग H से डिनोट करते हैं। और कुछ सेकेंड लाइन जैसे कि साइक्लोसेरिन इंपॉर्टेंट है, PAS इंपॉर्टेंट है, और थायोसिटाजोन, इथियोनामाइड, बहुत कन्फ्यूजन होता है इथियोनामाइड और इथम्ब्यूटॉल में। तो जो इथम्ब्यूटॉल होता है वो होता है फर्स्ट लाइन, इथियोनामाइड जो होता है वो सेकेंड लाइन होता है। इसका मोड ऑफ एक्शन वगैरह हम लोग आगे पढ़ेंगे। और प्रोपियोनामाइड हो गया, और रीफाब्यूटिन और रीफापेंटिन, ये सब रीफामाइसिन कैटेगरी के ड्रग होते हैं। अब कुछ फ्लोरोक्विनोलेंस यूज होते हैं इनके ट्रीटमेंट में, जो कि हम लोग याद कर सकते हैं COML से, COML।
सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन और लीवोफ्लॉक्सासिन। कुछ इंजेक्शंस 3 ड्रग होते हैं, एमिकासिन का इंजेक्शन, कैनामाइसिन और कैप्रियामाइसिन का। एक ट्रिक है यहाँ पे, एमिकाना कैप लगा के इंजेक्शन लगा रही थी, ठीक है। अब आते हैं हम लोग आइसोनियाजिड के बारे में पढ़ते हैं। आइसोनियाजिड में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो याद करना है। आइसोनियाजिड को हम लोग INH से डिनोट करते हैं और एच से, जैसा मैंने बताया पहले। और ये इसके पास CNS पेनिट्रेशन जो होता है बहुत ही मैक्सिमम होता है, मतलब ये CNS में इजीली पेनिट्रेट कर सकता है। इसके अंदर डुअल एक्शन होती है, ट्यूबरक्लोसाइडल होता है, मतलब साइडल का मतलब होता है जो कि मार देता है, डेथ कॉज कर देता है बैक्टीरिया का, और स्टैटिक का मतलब है उनका जो ग्रोथ होता है उनको रोकना। तो ये इसके अंदर दोनों कैपेसिटी होती है, साइडल भी होता है और स्टैटिक भी होता है। साइडल किसके लिए होता है? जो भी बैक्टीरिया डिवाइड कर रहे हैं उनके लिए ये साइडल होता है, और जो बैक्टीरिया जो रेस्ट कर रहे हैं, रेस्टिंग बैक्टीरिया होते हैं, उनके लिए स्टैटिक होता है। ये किस एंजाइम से एक्टिवेट होता है? तो कैटालेज पेरोक्सिडेज कैटजी एंजाइम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कैटजी एंजाइम, उससे जो है ये एक्टिवेट होता है। आप एक्टिवेट होने के बाद क्या करता है? इनहिबिट करता है कीटो इनॉइल रिडक्टेज एंजाइम को, जो कि INHA और CAS-A होता है, जो कि माइकोलिक एसिड सिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड होता है। उससे क्या होगा? जब ये इनहिबिट हो जाएंगे ये एंजाइम, तो माइकोलिक एसिड सिंथेसिस नहीं होगा। यही मेन जो है मोड ऑफ एक्शन है। तो मेन मोड ऑफ एक्शन जो होता है आइसोनियाजिड का, वो होता है इट इनहिबिट्स माइकोलिक एसिड सिंथेसिस। बस इतना याद कर लीजिए मोड ऑफ एक्शन में। ये 2 जीन को इनहिबिट करता है, INHA और CAS-A, जैसा कि मैंने पहले बता दिया। अगर आइसोनियाजिड को हम लोग अकेला देते हैं, अलोन देते हैं, तो बैक्टीरिया में जाता है, म्यूटेशन हो जाता है कैटालेज पेरोक्सिडेज एंजाइम में, CATG जिसे बोलते हैं, इसलिए इसका रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है। इसलिए हम लोग हमेशा कॉम्बिनेशन में ट्रीटमेंट करते हैं, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब आते हैं, ये ओरली एब्जॉर्ब हो जाता है, मतलब ओरली हम लोग दे सकते हैं। सभी बॉडी टिश्यू को ये पेनिट्रेट करता है, प्लेसेंटा से को भी पेनिट्रेट कर सकता है, और ब्रेन मेनिंजेस में भी पहुंचता है। ये इंपॉर्टेंट है। इट इज़ मेटाबोलाइज बाई NA2 एन एसिटाइल ट्रांसफरेज 2 एंजाइम से ये मेटाबोलाइज होता है। जो भी ड्रग्स एसिटाइलेशन से मेटाबोलाइज होती हैं उनको याद करने का ट्रिक होता है SHIP, शिप। सिप से जो भी सल्फोनामाइड ड्रग होती हैं वो एसिटाइलेशन से मेटाबोलाइज होती हैं। हाइड्रोलाजीन हो गया, आइसोनियाजिड और प्रोकेनामाइड। वेरी इंपॉर्टेंट, जो भी ये ड्रग हैं सिप ड्रग, उनका जो एडवर्स इफेक्ट होता है ल्यूपस लाइक रिएक्शन शो करते हैं। इंटरेक्शन, ये इंटरेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है उतना, लेकिन PAS के साथ हम लोग आइसोनियाजिड को नहीं दे सकते, क्योंकि जो PAS होता है वो इनहिबिट करता है मेटाबॉलिज्म ऑफ INH, उसके मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट कर देता है, तो ये मेटाबोलाइज नहीं होता है। एडवर्स इफेक्ट वेरी इंपॉर्टेंट, जो आइसोनियाजिड का एडवर्स इफेक्ट होता है वो ल्यूपस लाइक सिंड्रोम होता है और पेरिफेरल न्यूराइटिस होता है। बहुत इंपॉर्टेंट यही है कि व्हाट द साइड इफेक्ट ऑफ आइसोनियाजिड, तो पेरिफेरल न्यूराइटिस काज करता है। इसके ट्रीटमेंट में हम लोग विटामिन B6 देते हैं, जिसको हम लोग पाइरोक्सिन भी कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, और हेपेटाइटिस भी होता है, तो इसको हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं INH। और हम लोग आते हैं रिफाम्पसिन में। रिफाम्पसिन जो होता है साइडल नेचर का होता है। ये जो होता है माइकोबैक्टीरियम, एक माइक्रोबियल सोर्स से मिलता है हम लोगों को, स्ट्रेप्टोमाइसिस मेडिटेरियन, और कैसे याद कर सकते हैं? RAM, राम। रिफाम्पसिन जो होता है स्ट्रेप्टोमाइसिस मेडिटेरियन से ऑब्टेन होता है। इसमें रिफामाइसिन बी जो होता है उसके 2 डेरिवेटिव होते हैं, रिफाब्यूटिन और रिफापेंटिन। वेरी इंपॉर्टेंट मोड ऑफ एक्शन जो होता है, बस इट बाइंड्स विद B सब यूनिट ऑफ DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज। जहाँ भी DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज दिख गया, आप रिफाम्पसिन रिफाब्यूटिन मार के आंसर आ जाइएगा। रेपो जीन बेसिकली इस एंजाइम को इनहिबिट करते हैं। अब इसको हम लोग एम्प्टी स्टमक देते हैं, इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ये रीनल फेल्योर में सेफ होता है, क्योंकि ये फीसेस में एक्सक्रीट होता है, इसलिए ये रीनल फेल्योर में सेफ होता है। ये एक पावरफुल एंजाइम इंड्यूसर होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके जो साइड इफेक्ट है, जैसे कि फ्लू लाइक सिंड्रोम इंपॉर्टेंट है, और ये ऑरेंज रेड डिस्कलरेशन ऑफ द यूरिन
रिफाम्पिसिन से होता है। ऑरेंज रेड कलर का जो है वो यूरिन होता है, हो जाता है हम लोगों को इसको खाने के बाद। तभी आपने देखा होगा जब भी जो भी टीबी पेशेंट होते हैं उनका जो यूरिन होता है वो येलो कलर का होता है या तो रेड कलर का होता है। ये सब ड्रग उनको वो खाते हैं इसीलिए। अभी किसके किसके लिए यूज होता है रिफाम्पिसिन? लेप्रोसी में मेजरली यूज होता है, अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे। मरसा के लिए मतलब मेथिसिलिन रेजिस्टेंस स्टेफाइलोकोकस ओरियस के लिए, और डिप्थेरिया के लिए इंपॉर्टेंट। अब आते हैं हम लोग पैराजिनामाइड अनदर ड्रग पे, जो कि ट्यूबरक्लोसाइडल होता है, ये भी साइडल होता है। ये एसिडिक मीडियम में एक्टिव होता है, ये जरूरी नहीं उतना। मोड ऑफ एक्शन जो होता है बहुत ही जरूरी होता है। इन द प्रेजेंस ऑफ पैराजिनामाइड पीएनसी जीन पैराजोनोइक एसिड फॉर्म होता है, जो कि एसिडिक मीडियम में एक्यूमुलेट होता है, और ये भी माइकोलिक एसिड को इनहिबिट करता है। इसका भी मोड ऑफ एक्शन सिमिलर होता है आइसोनियाजाइड से, बस इतना याद कर लीजिए। माइकोलिक एसिड सिंथेसिस को इनहिबिट करता है, लेकिन ये याद कर लीजिएगा इसमें पीएनसी जीन जो है उसके प्रेजेंस में ये होता है। अब आता है इसमें भी हम लोग अगर एलोन यूज़ करेंगे तो रेजिस्टेंट डेवलप हो जाएगा। इसका साइड इफेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एच फॉर हेपेटाइटिस और HY फॉर हाइपर यूरिसीमिया। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, हाइपर यूरिसीमिया होता है, इसीलिए हम लोग गाउट पेशेंट में नहीं दे सकते कि इसका साइड इफेक्ट होता है हाइपर यूरिसीमिया, यूरिक एसिड बढ़ जाएगा, जो कि गाउट पेशेंट को हम लोग नहीं दे सकते। इसका एक ट्रिक ये है कि प्यार होने से हाय ही बोलते हैं, प्यार होने के बाद हाई ही बोलते हैं। हाई मतलब है हेपेटाइटिस, हाई मतलब हाइपर यूरिसीमिया, वेरी इंपॉर्टेंट। अब आते हैं ईथम्ब्यूटॉल। ईथम्ब्यूटॉल जो होता है ट्यूबरक्लोस्टैटिक होता है। इसको हम लोग कैसे याद कर सकते हैं? इसका मोड ऑफ एक्शन इतने आम जो रेड ग्रीन हैं, अरब से आया है क्या? अरब से आया क्या मतलब एरेबिनोइल ट्रांसफरेज, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बस आप इससे याद कर सकते हैं। और जहाँ भी एरेबिनोइल ट्रांसफरेज दिखा वो ईथम्ब्यूटॉल का मोड ऑफ एक्शन हो गया, जो कि माइकोलिक सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। इसका जो साइड इफेक्ट होता है वो होता है OH, ओ आम अरब से आया है मतलब OH। ऑप्टिक न्यूराइटिस और हाइपर यूरिसीमिया इसके साइड इफेक्ट होते हैं। ऑप्टिक न्यूराइटिस किसमें देखने मिलता है? चिल्ड्रंस में, इसलिए हम लोग यूज नहीं कर सकते ईथम्ब्यूटॉल चिल्ड्रन में। रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस होता है, इसको कहते हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिन इंपॉर्टेंट ड्रग है, ये फर्स्ट लाइन सप्लीमेंट होता है एंटी-टीबी का। सीएनएस पेनिट्रेशन बैरियर, सीएनएस को पेनिट्रेट, आई एम नॉट श्योर कि ये कर पाता है कि नहीं कर पाता है, लेकिन ये नहीं कर पाता है, बैरियर इसमें लिखा है। ये ट्यूबरक्लोसाइडल होता है, नॉट इसको ओरली एक्टिव नहीं होता है, इसको हम लोग इंट्रामस्कुलर रूट से देते हैं इंजेक्शन के थ्रू। मोड ऑफ एक्शन क्या होता है? ये प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। इसका साइड इफेक्ट याद कर लीजिए, ऑन होता है इसका साइड इफेक्ट, ऑटोटॉक्सिटी और नेफ्रोटॉक्सिटी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम लोग इसको स्ट्रेप्टोमाइसिन को प्रेगनेंसी में यूज नहीं कर सकते। अब आता है थायासिटाजोन, जो कि सेकेंड लाइन ड्रग होता है। ये भी ट्यूबरक्लोस्टैटिक होता है। इसका साइड इफेक्ट ये है बोन मैरो डिप्रेशन और स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम, बहुत ही इंपॉर्टेंट, थायोसिटाजोन का जो है वो साइड इफेक्ट होता है। अब आता है इथियोनामाइड। इथियोनामाइड जो होता है ट्यूबरक्लोस्टैटिक होता है, हाइपोथायरॉयडिज्म कॉज करता है, और हेपेटाइटिस और ऑप्टिक न्यूराइटिस। इंपॉर्टेंट ड्रग अब इंपॉर्टेंट है, मतलब जो भी मोड ऑफ एक्शन है वो इंपॉर्टेंट होता है, और साइड इफेक्ट इंपॉर्टेंट होता है, और क्लासिफिकेशन याद कर लीजिए, बस इतना ही चाहिए। बातें हैं साइक्लोसेरिन पे, ये सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। इसका एडवर्स इफेक्ट होता है न्यूरोसाइकेट्रिक डिसऑर्डर होता है। अब आते हैं हम लोग टीबी के ट्रीटमेंट में क्या यूज़ करते हैं। तो इसका फुल फॉर्म जो है डॉट्स फुल फॉर्म आता रहता है, और ये तो गेट में भी आ गया था, मैंने 2025 में दिया था। तो डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। अब आते हैं टीबी के पेशेंट जो होते हैं नहीं हो सकते हैं प्रीवियसली ट्रीटेड, मतलब उनको बीमार टीबी हुआ था और उनका ट्रीटमेंट हो चुका है, ये भी होते हैं पेशेंट। और कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट होते हैं, बहुत से ड्रग उनसे रेजिस्टेंट होते हैं, तो उनके लिए हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट है ड्रग ऑफ चॉइस बेटाक्यूलिन देते हैं और प्रोटियोनामाइड देते हैं। यही दोनों क्वेश्चन जो है वो आया था। बेटाक्यूलिन आया था आपका नाइपर में, और प्रोटियोनामाइड जो था वो जीपेड में आया था। इसका मोड ऑफ एक्शन बस मोडाक्लोन का मोड ऑफ एक्शन वही होता है, मोड ऑफ माइकोलिक एसिड को इनहिबिट करता है।
अब आते हैं टीबी इन प्रेगनेंसी। अगर प्रेगनेंसी में टीबी है तो क्या क्या यूज करेंगे। HREZ जो है सेफ होते हैं फीटस के लिए, जैसे आइसोनियाजिड दे सकते हैं, रिफाम्पिसिन दे सकते हैं, इथेनब्यूटाल दे सकते हैं, परजेमाइन, लेकिन स्ट्रेप्टोमाइसिन नहीं दे सकते, पहले ही मैंने बताया, क्योंकि वो ओटोटॉक्सिसिटी करवाता है, इसका साइड इफेक्ट है। USA और इंडिया के लिए हम लोग जेड भी नहीं यूज़ करते हैं, मतलब इसको भी अवॉइड ही करते हैं USA और इंडिया में। टीबी इन ब्रेस्ट फीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आते हैं कीमो प्रोफाइलैक्सिस। प्रोफाइलैक्सिस के लिए आइसोनियाजिड जो होता है वो प्रोफाइलैक्सिस के लिए यूज होता है 300 mg में। कॉर्टिकोस्टेरॉइड, दीज ड्रग्स, ये जो ड्रग होते हैं वो सप्रेस करते हैं इम्यूनिटी को। कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो है कॉन्ट्रैक्ट इंडिकेट होते हैं, इंटेस्टाइनल टीबी में हम लोग नहीं देते हैं। अब आते हैं हम लोग वेरी इंपॉर्टेंट MAC क्या होता है। माइकोबैक्टीरियम एवियम कॉम्प्लेक्स होता है, ये एक पैथोजन होता है दैट कॉजेज अपॉर्चुनिस्टिक डिजीज इन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज डिजीज। अगर किसी को डिजीज़ है इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज, जैसे कि एड्स हो गया, तो इनमें ये अपॉर्चुनिस्टिक डिजीज कॉज करते हैं। इसमें भी ड्रग्स इथेनब्यूटाल, रिफाम्ब्यूटिन, एजिथ्रोमाइसिन और क्लेथ्रोमाइसिन यूज करते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं लेप्रोसी के बारे में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आसान भी है। लेप्रोसी जो होती है माइकोबैक्टीरियम लेप्रा से होता है, ये बैक्टीरिया डिजीज़ है, वायरल नहीं है, याद कर लीजिएगा। इसको हम लोग हैंसन डिजीज भी कहते हैं। ये क्योरेबल है लेकिन क्रोनिक और कॉन्टेजियस है, एक दूसरे से फैलता भी है। इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है 1 से 20 साल का होता है। ये नर्व को अटैक करता है और इसमें डीपिगमेंटेशन हो जाता है जहाँ भी ये स्किन में होता है। WHO के अकॉर्डिंग 2 टाइप में होता है, पॉसीबैसिलरी लेप्रोसी और मल्टीबैसिलरी लेप्रोसी। जो पॉसीबैसिलरी होता है वो माइल्ड होता है, उसमें 2 से 5 लेजेंड्स देखने को मिलते हैं, ऐसे से स्पॉट्स होते हैं बॉडी पे। और सीवियर होता है मल्टीबैसिलरी, 6 या ज़्यादा लेजेंड देखने को मिलते हैं। पॉसीबैसिलरी के ट्रीटमेंट में हम लोग रिफाम्पिसिन देते हैं 1 मंथ 6 मंथ के लिए, और डेप्सोन देते हैं 1 डे डेली। मल्टीबैसिलरी के ट्रीटमेंट में हम लोग देते हैं CDR, याद करेंगे कैसे, CDRI कहाँ पे लोकेटेड है, लखनऊ में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये, तो ऐसे याद कर लेंगे। क्लोफाजिमिन, डेप्सो एंड रिफाम्पिसिन, ये 12 महीने के लिए कोर्स चलता है। अब आते हैं हम लोग एंटी लेप्रोटिक ड्रग कौन कौन से होते हैं, उनको क्लासिफिकेशन और उनकी मोड ऑफ एक्शन देखते हैं। तो पुराने ज़माने में अर्लियरी चाल मोगरा ऑयल यूज होता था, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अब आते हैं हम लोग इनके क्लासिफिकेशन कैसे याद करेंगे। SOAP सोप, सल्फोन्स, अदर एंटीबायोटिक्स, एंटी TB ड्रग एंड फिनाजिन डाई। सल्फोन्स में एक ही ड्रग होता है डेप्सोन, और अदर एंटीबायोटिक में आता है क्लेरिथ्रोमाइसिन, मोक्सीफ्लॉक्सासिन, मिनोसाइक्लिन और ओफ्लॉक्सासिन, CMMO। एंटी TB में रिफाम्पिसिन, एथियोनामाइड, जिसे हमने पहले बताया, और फिनाजिन डाई में क्लोफाजिमिन। अब आते हैं हम लोग इंडिविजुअल ड्रग पे। डेप्सोन जो होता है DDS होता है, ये स्ट्रक्चर है इसका, डाई अमीनो डाइफिनाइल सल्फॉक्साइड। अब आता है मोड ऑफ एक्शन जो होता है, इनिबिट करता है डाईहाइड्रोटेरिडीन सिंथेस को इनिबिट करता है। रिडक्टेस से कंफ्यूज मत होइएगा, ये सिंथेटेस को इनिबिट करता है, DHFR को इनिबिट करता है। इससे बैक्टीरियल फोलिक सिंथेसिस इसको बोलते हैं। लो डोज में लेप्रोस्टैटिक होता है और हाई डोज में लेप्रोसाइड होता है। अब आते हैं हम लोग फार्माकोकाइनेटिक्स, जहाँ से ये मैक्सिमम स्किन से बाइंड करता है, ये पॉइंट याद कर लीजिएगा। अब मेटाबॉलिज्म जो होता है इसका एसिटाइलेशन से होता है, सल्फेट से होता है, तीनों से हो सकता है। अब इसके एडवर्स इफेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे G6PD डेफिशिएंट जो पेशेंट होते हैं उनमें ये हीमोलाइसिस कॉज करवा सकता है। क्यूटेनियस रिएक्शन कॉज करवाता है, फोटोटॉक्सिसिटी, ड्रेस सिंड्रोम जिसे बोलते हैं। लेप्रा रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट, लेप्रा रिएक्शन डेप्सोन कॉज करवाता है, सल्फोन सिंड्रोम भी कॉज करवाता है, और हाइपरसेंसिटिव रिएक्शन तो सभी सल्फोरामाइड करवाते हैं। यूज क्लोरोक्विन रेजिस्टेंट मलेरिया में हम लोग यूज़ करते हैं इसको, पायरीमिथामिन के साथ हम लोग डेप्सोन देते हैं क्लोरोक्विन रेजिस्टेंट मलेरिया में। अब हम लोग पढ़ते हैं क्लोफाजिमिन के बारे में।
क्लोफाजिमिन जो है एक ड्रग नहीं है, वो एक डाई होता है जिसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी और लेप्रोस्टेटिक एक्टिविटी होती है। ये इंटरफेयर करता है डीएनए टेम्पलेट ऑफ माइकोबैक्टीरियम लेप्री के। इट इंटरफियर्स विद द डीएनए टेम्पलेट ऑफ माइकोबैक्टीरियम लेप्री। अब आते हैं हम लोग, ये प्रेगनेंसी में हम लोग अवॉइड करते हैं। रेडिश ब्लैक जो है इसका साइड इफेक्ट है, रेडिश ब्लैक इस डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन, वेरी इंपॉर्टेंट। क्लोफाजिमिन जो होता है क्योंकि डाई है तो ये स्किन में क्या करता है, डिस्कलरेशन करवाता है रेडिश ब्लैक कलर का। ये प्रेगनेंसी में हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग सल्फोन सिंड्रोम, डेप्सोन गिवन आफ्टर 4 to 6 वीक्स, जिससे कि फीवर, जॉन्डिस और जॉन्डिस होने लगता है। इसीलिए हम लोग डेप्सोन को स्टॉप कर देते हैं और कॉर्टिकोस्टेरॉइड देते हैं उसके ट्रीटमेंट में। इसको हम लोग कहते हैं सल्फोन सिंड्रोम, लेप्रा रिएक्शन। जो भी किल्ड बेसिलाई होती हैं बाई डेप्सोन देने पे जो भी बेसिलाई किल्ड होती हैं वो एक रिएक्शन शो करती हैं, जेरिस हेक्सिमर रिएक्शन को, जिनमें ड्रग ऑफ चॉइस होता है क्लोफाजिमिन, थैलिडोमाइड और प्रेडनिसोलोन। रिवर्सल रिएक्शन, सोनिनिटी, ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ये सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे और एंटी टीबी के बारे में और एंटी लेप्रोसिक ड्रग के बारे में। तो मेन मैंने बता दिया आपको, मोड ऑफ एक्शन याद करना है, साइड इफेक्ट याद करना है और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इनके बारे में याद करना है और उनके क्लासिफिकेशन याद करने हैं। बस इससे ही क्वेश्चन आता है। बाकी नेक्स्ट में मैं अभी बात किया हूँ अदर टॉपर से जो कि क्लास लेगा। तो अगर आप मेरे चैनल पे बने रहते हैं तो टॉपर्स का नोट मैं आपको शेयर करूँगा और उसको एक्सप्लेन करूँगा, जो कि क्योंकि जो टॉपर्स के नोट्स होते हैं वो अपने पूरी जर्नी में उन्होंने 2 से 3 साल में बनाया होता है, तो उसमें सभी पॉइंट्स जो हैं वो क्लियरली मेंशन्ड होते हैं। और हम लोग क्योंकि एग्ज़ाम दे चुके हैं तो हम लोग ये बता सकते हैं आपको कि क्या इंपॉर्टेंट है, कहाँ से क्वेश्चन आता है, क्या पढ़ना है। इररिलेवेंट चीज़ें पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं होता, तो रिलेवेंट चीज़ें पढ़िए बस। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये पसंद आया तो अपने आप फ्रेंड्स को आप शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब इफ़ यू वांट। थैंक यू।